नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं साइकोलॉजी के यानी CDP के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ कि जहाँ से आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यकीन मानिए, वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। मतलब किन दोनों के क्रिया से विकास का जो है विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों का परिणाम हो सकता है। ऑप्शन है वंशानुक्रम या पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज या पोषण। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और पर्यावरण, क्योंकि वंशानुक्रम और पर्यावरण के अनुरूप ही जो है विकास विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। विकास जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वो इन दोनों का ही गुणनफल है, वंशानुक्रम और पर्यावरण। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण, स्थिर, गत्यात्मक या प्राथमिक। तो आनुवांशिक जो है वो सामाजिक संरचना का कौन सा भाग होती है, तो स्थिर भाग है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्थिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में CDP के जितने भी प्रश्न हैं ये आपके प्रीवियस ईयर्स प्रश्न हैं, मीन्स कि 2011 से जब से सीटेट स्टार्ट हुआ है और अभी तक, मतलब 2022 तक, लास्ट ईयर तक जो ये प्रश्न आए हैं, ये वो सभी प्रश्न आज की वीडियो में मैंने वहाँ से प्रश्न लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है किसी भी बालक के लिए या व्यक्ति के लिए? किशोर अवस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान या व्यक्ति के पूरे जीवन में? तो फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे गहन और सबसे जटिल जो समाजीकरण होता है वो होता है किशोर अवस्था के दौरान, क्योंकि किशोर अवस्था के दौरान समाज के नियमों के अनुसार एडजस्ट करना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवांशिक संचरण, कौशलों का अर्जन, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। समाजीकरण में क्या शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, समाजीकरण जो है इसमें आनुवांशिक संचरण शामिल नहीं है, क्योंकि आनुवांशिकता वंशानुगत से संबंधित है और समाजीकरण जो है वो एक जो है वातावरण का भाग है। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित पर किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंग एवं प्रसुप्ति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। फ्रेंड्स, मनोसामाजिक सिद्धांत जो है आपको पता है किसने दिया है? तो ये दिया है एरिक्सन ने। और जन्म से मृत्यु तक का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। और एरिक्सन इनमें आजीवन की जो है जीवन से मृत्यु तक को जो है 8 भागों में बांटा है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 भागों में बांटा है। तो उसमें से एक भाग जो है वो यही है, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, ऑप्शन सी। ये एरिक्सन की जो 8 स्टेजेस हैं उनमें से एक स्टेज है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। तो ये मनोसामाजिक सिद्धांत का एक भाग है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? वातावरण के अनुसार मतलब आप बाहर के पर्यावरण के अकॉर्डिंग खुद को उसमें ढालना, एडजस्ट करना क्या कहलाता है? सामीकरण, समायोजन, अनुकूलन या सहकारिता। तो फ्रेंड्स, वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को ढालना कहलाता है अनुकूलन। सही आंसर हो जाएगा सी।
प्रश्न नंबर 7 है, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। बच्चों में भाषा का विकास कब प्रारंभ होता है? संवेदीगात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे का सिद्धांत है जो उन्होंने जो है बच्चे के विकास की 4 स्टेजेस दी हैं, और जीन पियाजे के सिद्धांत से 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको सीटेट के एग्जाम में मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ध्यान रखिएगा, लेकिन इससे कम नहीं मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी जो 4 स्टेजेस हैं, संवेदीगात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, ये 4 स्टेजेस, इनका समय और इनसे प्रश्न जो है हर एक स्टेज से संबंधित जो प्रश्न है यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। तो बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, वो किस अवस्था से होता है? तो वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी एज पूछी जाए कितनी है, तो इसकी 2 से 7 वर्ष, इस अवस्था में भाषा का प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है, मतलब कम आंका गया है, जिसे कम इम्पोर्टेंस दी गई है पियाजे के द्वारा? अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना, आनुवांशिकता या सामाजिक अंतःक्रिया। तो फ्रेंड्स 8वें क्वेश्चन में है कि पियाजे ने भाषा के विकास के क्षेत्र में किस चीज़ को कम आंका है, मतलब कम वैल्यू दी है उसको। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वो है सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया को पियाजे ने कम इम्पोर्टेंस दी थी, और इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसने दी थी? तो वो दी थी वाइगोत्स्की ने। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है, मतलब एक डिफरेंस पूछा है। वाइगोत्स्की और पियाजे के जो सिद्धांत हैं उन दोनों में क्या मेन जो डिफरेंस दिया है इन्होंने? व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, और भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो फ्रेंड्स इसमें जो मेन डिफरेंस दिया था इन दोनों के सिद्धांतों में, जो दोनों ने सिद्धांत दिए थे वाइगोत्स्की और पियाजे ने, उसमें जो मेन डिफरेंस था वो यही था, भाषा एवं चिंतन के बारे में इनके दृष्टिकोण, क्योंकि दोनों के भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण अलग थे। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक रूप में ज़्यादा सीखते हैं, और पियाजे ने कहा था कि बच्चे स्वयं ज़्यादा सीखते हैं। तो भाषा और चिंतन इनके बारे में मेन डिफरेंस था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोग से समस्या के समाधान पर बल दिया है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, रॉस या कोलबर्ग? तो किसी के सहयोग से समस्या का समाधान करने पर सबसे अधिक जो बल दिया है वो दिया है वाइगोत्स्की ने। किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे शुरू में दूसरों की हेल्प लेते हैं, उनके सहयोग से जो है समस्याओं का समाधान करते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? संरक्षण का प्रत्यय दिया है जीन पियाजे ने ही, उससे क्या तात्पर्य है यह पूछा गया है। तो ए है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, और दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। संरक्षण जो जीन पियाजे ने संरक्षण के से संबंध में बताया है कि परिकल्पना पर परीक्षण करने से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसमें आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी होती है एक बालक में? लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन या अमूर्त चिंतन की योग्यता। पूर्व संक्रियात्मक काल में जो पूर्व संक्रियात्मक काल कौन सा आता है? 7 से 11 वर्ष वाली जो एज होती है, तो इसमें बच्चे में संज्ञानात्मक कौन सी योग्यता आने लगती है? तो वो होती है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। 12 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है,
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विज्ञान मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये ऑप्शन दिए हैं कि क्या सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। जो ऑप्शन है उसमें सही आंसर ये हो जाएगा कि भाषिक विकास मतलब भाषा का विकास जो है इंसान के चिंतन करने का, उसके व्यवहार को बदल देता है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक ने किया था? एरिक्सन ने, चार्ल्स डार्विन ने, जॉन डेवी ने या B.F. स्किनर ने। तो बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे पहले जो समर्थन किया था वो किया था जॉन डेवी ने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। लैब विद्यालय के उदाहरण पूछा गया है। पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय। तो लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएगा प्रगतिशील विद्यालय। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्ष में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा है, उसमें बच्चे किस तरह सीखेंगे? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में सीखेंगे, मुख्य रूप से शिक्षक से सीखेंगे, व्यक्तिगत रूप में सीखेंगे या समूह में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर एक बाल केंद्रित शिक्षा है तो बच्चा वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से भी सीखता है और समूह में भी सीखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में बच्चा सीखेगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष मतलब प्रगतिशील शिक्षा में क्या ज़रूरी है कि कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए? सत्तावादी होता है जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। या फिर लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। फ्रेंड्स, प्रगतिशील कक्षा में जो है वो कक्षा कक्ष कैसा होगा? लोकतांत्रिक होगा और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान या पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर D, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 जो है उसके अनुसार बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहाँ पढ़ना चाहिए? खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। यह समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे। तो RTE 2009 के अनुसार पूछा गया है कि विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों को कहाँ पे पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ पढ़ाया जाए कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। समावेशी शिक्षा यही होती है कि विद्यालय में हर तरीके के, हर समय, हर टाइप के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, लेकिन जो व्यक्तिगत विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रख के उनको पढ़ाया जाए। अगला प्रश्न है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक G है। बुद्धि का जो सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दिए इन्होंने, तो इसमें G कारक कौन सा है? आनुवांशिक वृद्धि, उत्पादक वृद्धि, सामान्य बुद्धि या वैश्विक बुद्धि। तो फ्रेंड, G कारक जो है वो सामान्य बुद्धि यानी जनरल इंटेलिजेंस दिया है। इन्होंने 2 कारक दिए हैं, द्विकारक सिद्धांत दिया है, G फैक्टर और S फैक्टर। यानी G माने जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि, और S माने स्पेशल इंटेलिजेंस यानी विशेष बुद्धि।
अगला प्रश्न है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसका बुद्धि लब्धि कितना होगा। इसमें दिया हुआ है मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु दी हुई है तो उसका बुद्धि लब्धि कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको इसका सूत्र याद रखना होगा, जो होता है मानसिक बुद्धि और बट्टे वास्तविक को कालानुक्रमिक भी बोलते हैं, कई जगह कालानुक्रमिक लिखा होता है, और वास्तविक और मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। तो ये इसका सूत्र होता है। इस सूत्र पे आप जो दिया है आपको रख लेंगे। तो 12 इसने दिया हुआ है और 10 से वास्तविक आयु दी है, बट्टे में 100 कर देंगे, 10 से 10 कट जाएगा तो 120 आ जाएगा आंसर। तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका 120। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, यह कथन निम्न में से किसका है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है तो यह कथन किसका है। हार्वर्ड गार्डनर का, मैस्लो का, अरस्तू का और स्टर्नबर्ग का। तो फ्रेंड्स प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। भिन्न भिन्न बुद्धियों के प्रकार जो किसने बताए, बहुबुद्धि का सिद्धांत। भिन्न भिन्न बुद्धियाँ मतलब अलग अलग बुद्धियों के सिद्धांत जो दिए हैं बहुत सारे, वो किसने दिए, हार्वर्ड गार्डनर ने। ध्यान रखिएगा। बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश में है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। मतलब बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चों की, जैसे आप मार्क्स मिलते हैं उनकी, जब आप बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं उनके मार्क्स आते हैं, ग्रेड्स आते हैं, उनके आधार पर आप उनको विभिन्न मतलब समूहों में डिवाइड कर देते हो। तो उनकी स्वगरिमा मतलब उनकी स्वगरिमा जो होती है, स्वगरिमा होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और शैक्षिक निष्पादन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ए है घटाता है, बी है घटाता प्रभावित नहीं करता है, बढ़ाता घटाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जैसे बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चों को जो हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग समूह में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, तो उससे बच्चों की स्वगरिमा को घटाता है और शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, ये इसका बी आंसर हो जाएगा। मतलब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है, और शिक्षण का जो स्तर है उसमें भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ट्वेंटी थर्ड प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, और उसके अनुसार जो व्यक्ति के आत्मबोध के हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या होगा। संगीत में, आध्यात्मिक, भाषा विषयक या अंतःवैयक्तिक तक। फ्रेंड्स जो आत्मबोध मतलब जो इंसान अपने बारे में ज़्यादा सोच सके, बता सके अपने बारे में, तो वो होता है अंतःवैयक्तिक तक। 24 नंबर का प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। एयरफोर्स पायलट बनने के लिए पूछा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था उसमें एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी। अंतःवैयक्तिक तक, भाषिक, गतिक या स्थानिक। तो फ्रेंड्स इसमें जो चाहिएगी वो होती है गतिक। अगला प्रश्न है, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, या भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तो 25 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भाषा जो है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, पूरी तरह नियंत्रण नहीं करती, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए डैश की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन दिया गया आपको कि यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ऐसे अगर प्रश्न आपसे पूछे जाएँ, बच्चों से पूछो तो किसकी आवश्यकता पड़ती है ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। अभिसारी चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक चिंतन या सामान्य चिंतन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सृजनात्मक। सृजनात्मक का मतलब क्रिएटिविटी होता है, और क्रिएटिविटी मतलब जब हम एक चीज़ को
एक ही प्रश्न के कई उत्तर दे सकें, मतलब कई तरीके से उस प्रश्न का सॉल्यूशन कर सकें, तो वो होता है सृजनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, मैडम चाय खाती है, ये वाक्य अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो एक सेंटेंस दिया है, तो ये पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है कि वर्ड जो अर्थ इसका निकल रहा है, खाती है, चाय खाई नहीं जाती, पी जाती है, तो अर्थ भी गलत निकल रहा है और वाक्य भी विन्यास मतलब वाक्य जो सही तरीके से लिखा होता है वो भी गलत है। तो ये अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से ये वाक्य गलत है। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ जाती है, मतलब बच्चे की आयु बढ़ रही है तो उसके सोचने में क्या चीज़ बढ़ जाती है, तर्क की, सामान्यीकरण की, आत्म केंद्रीकरण की या जीववाद की। तो बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ किसकी प्रधानता बढ़ जाती है, तर्क की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, प्राकल्पना का निर्माण करना, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता या प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो फ्रेंड्स, समस्या समाधान का सबसे पहला चरण यही होता है जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। मतलब अगर लॉजिकली पूछा जाए तो समस्या समाधान का पहला चरण ये होता है कि आप समस्या को पहचानें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता, मतलब जो भी समस्या है पहले ही आप उसके प्रति जागरूक हो जाएं। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है। भाषा सीखने का साधन पूछा है, कहानी सुनना, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, अनुकरण के द्वारा या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो भाषा सीखते हैं मतलब कोई भी व्यक्ति या बालक भाषा सीखता है तो इन सभी माध्यमों से भाषा सीखता है, कहानी सुनकर भी, प्रश्नोत्तर से भी और अनुकरण से भी। तो आंसर हो जाएगा डी। सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित होती है। क्रिएटिविटी पूछा गया है, किससे संबंधित होती है, मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। तो फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी जो संबंधित होती है वो अपसारी चिंतन से होती है। अपसारी चिंतन को इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि एक चीज़ को अलग अलग तरीके से सोचना, ठीक है फ्रेंड्स, एक मतलब किसी भी कोई भी क्वेश्चन है उसके अलग अलग तरीके से उसका हल निकालना, यही अपसारी चिंतन है। और यह किससे संबंधित है, सृजनात्मकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या केवल सही है। तो फ्रेंड्स, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। मतलब पुरुष और स्त्री में जो है ये विभिन्नता प्रदर्शित करता है, लिंग के आधार पर विभिन्नता प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण मतलब जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण नहीं, सामाजिक भूमिकाओं में के कारण कौन सी विशेषताएं कहलाती हैं, जेंडर भूमिका विवृति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता या जेंडर भूमिका नैदान की। तो फ्रेंड्स, सामाजिक भूमिकाओं के कारण जो होता है वो जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से, बच्चे जो एक स्कूल में एक क्लास में सीख रहे हैं वो एक दूसरे से किस चीज़ में भिन्न होते हैं, विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, वृद्धि और विकास के सिद्धांत सभी के लिए सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो दर होती है, हर बच्चे की दर अलग होती है। किसी बच्चे की हाइट कुछ समय में बहुत लंबी हो जाती है और किसी की बहुत टाइम तक भी नहीं बढ़ती है। किसी की खाने की
कैपेबिलिटी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, ठीक है। किसी के हाथ लंबे होते हैं तो किसी के पैर लंबे होते हैं। तो ये विकास की दर हर बच्चे की अलग होती है, लेकिन इसकी वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा सभी के लिए सेम होते हैं। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है। बालकों में अंतर क्यों होता है? उनकी रुचि के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर, या उपरोक्त सभी के आधार पर। बालकों में अंतर जो है वो इन सभी के आधार पर होता है। उनकी रुचियों में भी अंतर होता है, उनकी योग्यताओं में भी, उनकी क्षमताओं में भी। तो सही आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएं और सीटेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उसमें जब पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव वे में जाइएगा। नेगेटिव वर्डों को साइड में रखिएगा, केवल किसी एक के लिए स्पेसिफाई होकर कहा जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों को, बच्चों को दंड देना, पनिशमेंट देना, कंप्लेन करना, शिकायत करना, बच्चों को स्कूल से निकालना या छोटी क्लास में उनको भेजना, तो ये सब नेगेटिव चीज़ हैं। ऐसी मतलब इन बातों से को, नेगेटिव को साइड रखिएगा। और हमेशा जब भी आप पेडागोजी क्वेश्चन करें ना, सबसे एक ही प्लस पॉइंट है कि आप हमेशा पॉजिटिव वे में सोच के तब उसके आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है। मतलब प्रत्येक बच्चा जो है अपने आप में विशिष्ट होता है, इसका क्या मतलब है? शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके पास लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो हर बच्चा विशिष्ट होता है, इसका यही मतलब हो जाता है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। विद्यालय आधारित कौन सा मूल्यांकन होता है? बहुआयामी, एकल आयामी, संकीर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय में जो मूल्यांकन होता है वो बहुआयामी होता है, मतलब बच्चे के हर पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा स्कूल में जा रहा है तो सिर्फ उसकी पढ़ाई को ही लेकर उसका मूल्यांकन किया जाए। आज के समय में जो शिक्षा दी जाती है उसमें बच्चे का हर पक्ष, मतलब हम पढ़ते हैं ना कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक स्तर। व्यापक मीन्स कि बच्चे का शैक्षिक और गैर शैक्षिक पूरे सभी क्षेत्रों को देखकर तभी उसका मूल्यांकन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? ब्लूम ने जो उद्देश्य दिए हैं उसमें ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सा आता है? संश्लेषण, प्रत्यक्षीकरण, अनुक्रिया, ध्यान देना। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संश्लेषण, क्योंकि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, या आकलन को सीमित कर देता है। केवल कागज पेंसिल का मतलब है केवल आप रिटर्न में अगर बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो, आप जांच कर रहे हो, तो वो केवल आकलन को क्या कर देगा? सीमित कर देगा। ध्यान रखिएगा, आप केवल रिटर्न मतलब बच्चे को लिखवा के सिर्फ उसका आकलन कर रहे हो, उसका टेस्ट ले रहे हो, तो वो बच्चे के आकलन को क्या कर देता है? सीमित कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? नहीं पूछा गया है। रचनात्मक आकलन के लिए मौखिक प्रश्न, शत्रु परीक्षा, ये शत्रु नहीं होगा, सॉरी, ये सत्र है। सत्र परीक्षा, दत्त कार्य या प्रश्नोत्तरी और खेल। तो देखिए मौखिक प्रश्न जो होते हैं ये भी रचनात्मक आकलन के लिए होते हैं, दत्त कार्य भी और प्रश्नोत्तरी और खेल भी। लेकिन सत्र परीक्षा जो होती है, सत्र के अंत में जो परीक्षा होती है वो रचनात्मक आकलन का भाग नहीं है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये योगात्मक आकलन का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भ्रम से है? भ्रम से संबंधित कौन सी बीमारी होती है? मतलब डिस्मोर्फिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्थीमिया या अप्रेक्सिया। तो भ्रम से संबंधित कौन सी होती है? डिस्मोर्फिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्थीमिया या अप्रेक्सिया। तो फ्रेंड्स भ्रम से संबंधित होती है डिस्मोर्फिया। ध्यान रखिएगा, डिस्मोर्फिया। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमताएं। अधिगम अक्षमताएं
सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। समय वह हस्तक्षेप के स्वरूप ही उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती हैं। वस्तु परक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। यह पठन अक्षमता के पर्याय है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो अधिगम अक्षमताएं होती हैं ना जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो सामान्य बच्चों या इससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले या बहुत प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनमें भी पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमज़ोर बच्चे या मंद बुद्धि बालकों में पाई जाती हैं। एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, मान लीजिए कि एक बच्चा क्लास में ना 100 में से 90% लेके आ रहा है, तो उसके अंदर भी लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। मान लीजिए वो बच्चा 90% तो ला रहा है, बट वो मैथ्स में वीक है, बहुत वीक है, उसे मैथ्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसे कौन सी बीमारी से युक्त है? वो डिसकैलकुलिया से, क्योंकि डिसकैलकुलिया किससे संबंधित होता है? मैथ से। तो ये सामान्य और अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? छोटे बच्चों में पूछा गया है कि पढ़ने की कठिनाई का नहीं है। पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तीनों जो कठिनाई हैं वो पढ़ने से संबंधित है, लेकिन पठन की गति मतलब बच्चे की स्पीड में जो कठिनाई है ये पढ़ने से संबंधित कठिनाई नहीं है, क्योंकि बच्चा कई बार बहुत स्पीड से पढ़ लेते हैं कई बच्चे और बहुत स्लो पढ़ते हैं। तो तेज़ पढ़ना या स्लो पढ़ना ये पढ़ने से संबंधित कठिनाई नहीं है। लेकिन शब्दों और विचारों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, उसे सुसंगत साथ में बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, या वर्णों को शब्दों में पहचानने में कठिनाई हो रही है, तो ये पढ़ने से संबंधित कठिनाई है। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 44, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य निराशा या कुंठा का सामना करते हैं? श्रवण में सुनने से संबंधित समस्या वाले बच्चे कक्षा में किस कुंठा का सामना करते हैं, किस प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा फेस करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, या खेलकूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो जिनमें सुनने से ज़्यादा प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम जिन बच्चों को, वो क्लास में क्या फेस करेंगे, कौन सी प्रॉब्लम? दूसरों के साथ संप्रेषण करने में और सूचनाओं को बांटने में, मतलब इन्फॉर्मेशन किसी को देने में, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने में, संप्रेषण करने में, कम्युनिकेशन करने में वो अक्षमता महसूस करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अधिक निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे जो हैं कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे जो हैं अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, मतलब सीखने की कुछ पक्षों से, किसी पार्ट से संघर्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, मैस्लो ने, या एडमिन गुथरी ने? तो तत्परता का नियम सभी जानते हैं किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। इसने अधिगम के 3 नियम दिए हैं, 3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए हैं। मुख्य नियमों में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और कौन सा है? प्रभाव का नियम। ये 3 मुख्य नियम दिए हुए इन्होंने। अगला प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य है, जब एक बच्चा फेल हो रहा है तो क्या मतलब है इसका? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या व्यवस्था फेल हुई है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर एक बच्चा फेल हो रहा है तो इसका मतलब पूरी सिस्टम, पूरा स्कूल, पूरी एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी व्यवस्था फेल हुई है। इसमें बच्चे की फ़ॉल्ट नहीं बताई जा सकती, सिस्टम की फ़ॉल्ट बताई जाती है। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, मतलब व्यवहार करना, हम जो व्यवहार करते हैं, जैसा भी करते हैं, अच्छा बुरा किसी से, तो वो किस पक्ष में आता है? सीखने के गति क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, व्यवहार कौन से पक्ष में आता है? तो ये आता है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत
निम्न मनोवैज्ञानिकों में से किसने दिया है, किससे संबंधित है? सीखने का प्रबलन का सिद्धांत है ये, पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं है। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्की ने, सिगमंड फ्रायड ने, CL हल ने या जीन पियाजे ने? तो फ्रेंड्स ये जो प्रबलन का सिद्धांत दिया था, ये दिया था CL हल ने। इनका पूरा नाम था क्लार्क लियोनार्ड हल। क्लार्क लियोनार्ड हल, इन्होंने दिया था ये। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? सीखने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है? अनुबंधन, रटकर याद रखना, अनुकरण या अर्थ निर्माण? तो सीखने के लिए जहाँ जो ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे सही होगा अनुकरण। ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा अनुकरण। फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि हमने वाकई में कुछ तैयारी कर रखी है। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो आपका एक लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर कोई नया टीचर या कोई नया इंसान आपको कुछ सिखा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता, उसको भी एक मौका ज़रूर देना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा और मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सर्च कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।